Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving linear algebras questions, practice questions. Okay, let us start. We have question r cube to r cube. Linear transformation is given and we have to find orthonormal basis for the range of t. ठीक है, तो ओके पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं. तो स्टैंडर्ड बेसिस हमारे होंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना. और हमारे पास अब हमें देखना है T1 0 0 डालेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या बनता है, दैट वी हैव टू चेक. तो ये बन जाएगा 1, ये 0 और ये -1, है ना. फिर T0 1 0 डालेंगे तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं, ठीक है. तो ये मेरा बन जाएगा 1 1 एंड 0. और जब मैं यहाँ पे डालूँगी 0 0 1 तो ये आ जाएगा मेरा 0 नहीं 1 एंड 1, ठीक है. ये मेरी रेंज ऑफ टी हो गई, ठीक है, जो जनरेट किया. अब मुझे क्या करना है, मैं ना इसका मैट्रिक्स बना देती हूँ. तो 1 1 0 0 1 1 और -1 0 1, ठीक है. तो अब लेट्स सी, देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं. तो मैं इसमें ऑपरेशंस लगाती हूँ. तो ये मेरा ये आ जाएगा, ये 0 कर दिया मैंने R2 पे, है ना, R2 - R1. तो ये आ जाएगा 1 और ये मेरा 0 1 1 है तो 0. तो मतलब मेरे ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के मुझे पता लगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, 2, है ना, 3 नहीं है मेरे पास. तो ये एक चीज़ क्लियर होगी मुझे. नाउ अब मुझे निकालना है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो हम लिखेंगे अब. तो वो हमारा आ जाएगा α1 इक्वल्स टू x1 और नॉर्म ऑफ x1, और यहाँ पे α2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन नॉर्म ऑफ R2, ठीक है. और R2 हम कैसे, तो ये तो इजी ही है. फर्स्ट वाला α1 तो हमारा आ जाएगा 1, अच्छा यहाँ से, है ना, यहाँ से हमारा ये बन जाएगा 1/√2 1/√2 0. और आप देखो सारे ऑप्शंस में α1 तो सेम ही है, तो काम किस पे करना है, α2 पे ही. तो R2 सबसे पहले निकालेंगे. वो कैसे निकालते हैं हम, x2 माइनस या रहेगा x2 डॉट α1 और यहाँ पे α1, ठीक है. तो हमारा x2 आ जाएगा, हाँ सही है, सॉरी, 0 1 1 और माइनस इसको हम α1 से करेंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 1/√2, ये आ जाएगा 1/√3 1/√3 और 1/√3. सो ऑन सॉल्विंग दिस, ये हमारा आ जाएगा -1/6 1/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/6. इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ही हमारा ऑप्शन मैच होगा ना. तो माइनस कॉमन ले लो ये, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है फिर, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नाउ कंसिडर द बेसिस. ये बेसिस हमें इस बार दिया है, हमें स्टैंडर्ड बेसिस नहीं लेने हैं. ओके और हमारे पास ड्यूल बेसिस दिए हैं. एफ बी ए लीनियर फंक्शनल डिफाइंड बाय ए बी सी, इस तरीके से. ओके चलो, तो हम क्या करते हैं, बेसिस हमारे पास है, ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं, बेसिस हमारे ये आ गए, ठीक ना. कोई नाउ एफ ऑफ u1,
ये 1 है, f1 ऑफ u2 ये हमारा 0 है ना, और f1 ऑफ u3 ये हमारा 0 है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ इस तरह f2 फिर u1 आ जाएगा है ना, वो हमारा 1 दिया है, फिर f2 u2 आ जाएगा, वो 1 दिया है, और f ऑफ 2 u3 जो है वो 0 हो गया। फिर वैसे ही f3 u1 ये 1 दिया है, f3 u2 हमारा 1 दिया है, मतलब बेसिकली मैं यही लिख रही हूँ ना, u3 हमारा 1 दिया है। ठीक है, तो ए बी सी के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं हम ए बी सी, तो वो हमारा आ जाएगा x टाइम्स 1 0 0 प्लस y टाइम्स 1 दिस प्लस z टाइम्स 1 1 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, ए बी सी हमारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z और y प्लस z और z, इस तरीके से है ना। तो c हमारा z के इक्वल हो गया और a के इक्वल हो गया x प्लस वाई प्लस z है ना, और y प्लस z किसके इक्वल आ गया हमारा, b के इक्वल आ गया है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अब हम इसको x y z को a b c की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे b को कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा z की जगह c आ गया, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। तो इसकी फॉर्म में हम a b c यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं x y z की a b c की फॉर्म में। ठीक है, x y z को आपको a b c की फॉर्म में डालना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे a माइनस बी, तो वो आ जाएगा 1 0 0 प्लस b माइनस सी 1 1 0 प्लस c 1 1 1। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ a b c हमारा आ जाएगा a माइनस बी u1 प्लस b माइनस सी u2 प्लस c u3 c u3। ठीक है, तो अब हमारा ये हम लिख लेंगे अल्फ़ा 1 f1 a b c है ना, इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा 2 f2 a b c, और फिर अल्फ़ा 3 f3 a b c। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेंथी हो गया ना। अल्फ़ा 1, अब एफ वन ए बी सी क्या है, a माइनस बी है, प्लस अल्फ़ा 2 f2 ए बी सी क्या है, b माइनस सी है, प्लस अल्फ़ा 3 c है, और यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 हमारा 1 आ जाएगा, दिस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 माइनस दिस ये 1, तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। वैसे ही अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2 भी कितना आ जाएगा, 1, तो अल्फ़ा 3 हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी था। नाउ अब हमें निकालना है एप्लीकेशन ऑफ ग्राम स्मिथ प्रोसेस ऑफ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन, ये भी थोड़ा सा, चलो अब हम और ग्राम स्मिथ मेथड क्या होता है, प्रोसेस या दिस इज मेथड, P1 को हम लिखते हैं U1 नॉर्म ऑफ U1। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये 1, ये तो हमारा इजीली आ गया, ये 0 है ना। तो वैसे फिर हमें करना है V2 क्या होता है, W अपॉन नॉर्म ऑफ W2 भी लगा दो, ठीक है। अब W2 कैसे निकलता है, वो निकलता है U2 माइनस U2 V1 V1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 माइनस 1 अपॉन √2 रहेगा 1 √2 एंड 0, और इससे हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और 0, ठीक है। तो यही हमारा U2 ये भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका नॉर्म निकालेंगे तो 1 ही आएगा ना, ये है ना, इसका 1 ही आएगा नॉर्म, तो यही चीज़ हमारी V2 भी ऑटोमेटिकली आ ही गई, ठीक है। अब हमें निकालना है फिर W3। सो W3 के लिए क्या करेंगे हम, U3 माइनस U3 V1 V1 माइनस U3 V2 V2, है ना, ये यूज़ करेंगे हम। इसको रब कर दो, V1 भी आ गया हमारे पास, V2 भी आ गया, अब हमें V3 पे काम करना है, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम W3 माइनस 2/√2 1/√2 1/√2 0 माइनस 0 टाइम्स, तो अंदर कुछ भी लिख दो, ये 0 ही होने वाला है, ऐसे √2 है ये और ये 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 1 माइनस 1 1 0, तो ये हमारे पास 0 0 1। तो V1 था हमारा 1/√2 1, V2 था हमारा 1/√2, ओके, माइनस था ये नहीं आएगा, सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थोड़े से 0 0 इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, चलो। अब हमें यहाँ पे दिया है C3 और एडजॉइंट ऑफ C* इज़ गिवन बाय, ओके। तो इसमें भी हमें क्या करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस लेने पड़ेंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना, E1 E2 E3 हमने ले लिया। तो अब हमारा T जो है वो आ जाएगा, इससे T बना देते हैं हम अपना, तो ये 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 और 1 0 0 आयोटा, ठीक है। अब इसका हम T* कर लेते हैं, मतलब ट्रांसपोज भी ले लेंगे और कॉन्जुगेट भी ले लेंगे। तो 1 आयोटा 1 this 1 1 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। अब इसके बेसिस हमारे क्या बन रहे हैं, अच्छा, तो अब हम देखो स्टैंडर्ड बेसिस लिया था और देखो हमारा T* बना कौन सा इनमें से हमारा 1i, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 0, हाँ। तो C ऑप्शन, देखो हमने स्टैंडर्ड बेसिस लिए और हमने फिर T* निकाला, मीन्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो हमारा C ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन गया। तो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस निकालना है। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस क्या होता है, नलिटी होता है एक तरह से ना। तो ये हम निकाल देते हैं 1 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 और 5। ऐसे क्वेश्चंस पे ना थोड़ा कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान होता है, कुछ मिस ना हो जाए हमसे।
फिर आएगा W, नहीं Z आएगा ना, तो यहाँ 0 है, -1 2 5 1 2 एंड 0। तो एक चीज़ देखो, ये हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है ना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल होती है ना। तो यहाँ पे हमारे 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। 4, क्योंकि डायमेंशन 4 है ना, तो जितना डायमेंशन होता है उतना लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो जाएंगे इसमें। ओके, नाउ 2 क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम इसको देखो डिकम्पोज करना है इस तरीके से। तो अगर आप देखो, इसमें हमारी ये मैट्रिक्स है, इसको हमें ना L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है ना। तो L क्या हो जाएगा हमारा 1 2 1 0 0 1 -2 0 1, ये आ जाएगा 1 1 1 0 -1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से आ गया ये हमारा। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, LZ = B। ठीक है, और B हमारा 1 1 1 है। तो L के साथ हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे Z1 Z2 Z3, और ये चीज़ किसके इक्वल है 1 1 1 1 1 के इक्वल है ना। तो इसमें हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो Z1 तो हमारा 1 आ गया, फिर आ जाएगा ये 2Z1 + Z2 = 1, तो Z2 हमारा -1 आ गया, और Z3 इसी तरीके से हमारा -2 आएगा। तो 1 -1 -2 1 -1 -2, सी ऑप्शन। ठीक है, बस इसको इसमें तोड़ना था और फिर इसकी तरह इस तरीके से इसको लिखना था। अब x1 x2 x3 x4 सेम इस तरीके से, दिस वन इज़ फॉर यू, तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो हमें दिया है अल्फ़ा = e⁻² π i/5। तो हमें दिख रहा है ये 5th यूनिटी है ना, जैसे क्यूब 5th रूट ऑफ यूनिटी है ये हमारा 5th रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और 5th रूट ऑफ यूनिटी का हमें पता है सम क्या होता है 1 + अल्फ़ा + अल्फ़ा² + अल्फ़ा³ + अल्फ़ा⁴। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा, अच्छा, अब m का ट्रांसपोज हमारा जो है वो है 0, तो m² का भी इसकी पावर भी कर दो तो भी 0 ही हो जाएगा। और हमें निकालना है ट्रेस आइडेंटिटी + m + m², तो ये तो 0 है, ये भी 0, और आइडेंटिटी का ट्रेस कितना है 5, सो आंसर इज़ 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव v = c² be the वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और b हमारे पास दिया है 1 and iota, be given ordered basis of v, then which of the following। तो एक चीज़ देखते हैं हम, इसमें हम f1 और f2 हमारे ड्यूल दिए, तो f1 जो है 1 और आयोटा है ना, f1 और आयोटा का ये क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा है ना, और f1 आयोटा और 1 का ये 0 है, और फिर हमारा यही आएगा ना कॉन्जुगेट करके, है ना, कि कॉन्जुगेट करना है ना हमको, और 1 आयोटा ये 0 है, और f2
आयोटा और 1 इक्वल्स टू 1, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। अब इनमें से अगर देखा जाए f z1 z2, तो सी ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है ना, जो हमारी ये वैल्यूज़ आ रही है, जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो सी ऑप्शन इज़ मैचिंग टू आर वैल्यूज़, है ना। या अब इसमें वैल्यूज़ डालो ना तो वो मैच हो रही है। जस्ट आपको वही एलिमिनेशन ऑफ मेथड से ही करना था, ठीक है, वहाँ से ही आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट ना, हाँ, तो हमें गिवन रियल स्पेस दिया है और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, और हमारे पास W1 W2 भी है रियल सब स्पेसेस, और हमें इनका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबस्पेस W, it consists of vectors orthogonal to every vector. It consists of all vectors orthogonal to every vector in W, ठीक है, ये हर वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल हो जाता है, ठीक है। और इसके जो डायमेंशंस के लिए हमें पता है, हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट इज डायमेंशन ऑफ R4, है ना, जो भी हमारे पास दिया है वो हो जाएगा ना। इसका स्पैनिंग हमारे पास ये दी हुई है, ज़ीरो प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो x y z और w का जब हम ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 1 0 0 -1 से, ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दिया है। फिर ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, x माइनस w इक्वल्स टू 0, है ना, ये आ जाएगा। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट जो W1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, W1 का कॉम्प्लीमेंट का स्पैन, वो स्पैन क्या क्या करेगा, W1 के कॉम्प्लीमेंट जो स्पैन होगा 1 0 0 1, ठीक है, और होगा 0 1 0 0, और ये हो जाएगा 0 0 1 0, है ना। 1 0 0 1 होगा, 0 1 0 0 होगा, 0 0 1 0 होगा, W1 का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारा सेकेंड W2 का हम जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा x y z एंड w, और ये आ जाएगा 2 1 0 -1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस w इक्वल्स टू 0। तो अब ये W1 का कॉम्प्लीमेंट था ना, यहाँ पे हम W2 का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्पैन 1 -2 0 0, और ये आ जाएगा 0 1 0 1, और ये 0 0 1 0, ठीक है। तो हमारे पास W1 का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और W2 का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है ना, यही क्वेश्चन है हमारा।
इंटरसेक्शन के लिए W1 कॉम्प्लीमेंट W2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो x माइनस W इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y माइनस W इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब आप इसमें देखो तो हमारा 1 माइनस 1, तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम ये करें, मतलब एक साथ पॉइंट लेके आने ना हमारे को W1 और W2 के, तो ये आ जाएगा x, अगर मैं यहाँ पे x पुट कर देती हूँ तो 2x माइनस एक्स x हो जाएगा, और दिस इक्वल्स टू 0, तो x मतलब माइनस वाई के हो जाएगा ना। तो x इक्वल्स टू W है और x इक्वल्स टू माइनस वो है, तो W इक्वल्स टू माइनस वाई हो गया, है ना। और z तो हमारा z ही रहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x, y की जगह मैं माइनस एक्स लिख देती हूँ, z लिख देती हूँ और x लिख देती हूँ, है ना। इस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं इनको, है ना। तो इस तरह 0 और 1 में तो मेरे क्या 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 बन जाएंगे मेरे इंटरसेक्शन, या तो 1 हो जाएगा, फिर वो -1, फिर z को मैं 0 ले लेती हूँ, वो 1, एक ये बन जाएगा, या मैं x की जगह 0 पुट कर लेती हूँ और z की जगह दिस, तो 2 लीनियर इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स है वो कितने बनेंगे, 2। नाइस क्वेश्चन, है ना। 2 लीनियर इंडिपेंडेंट हमारे वेक्टर्स बन जाएंगे। नाउ next question we have, let T and S R4 to R4 be any two non-zero non-identity R linear transformation, assume that T square equals to 2 T। तो ये हमारा आइडम्पोटेंट की कंडीशन होती है, आइडम्पोटेंट की कंडीशन होती है ये हमारी, तो ज़रूरी नहीं है, और बोला भी नॉन आइडेंटिटी। और आपको पता है कि अगर आइडम्पोटेंट जो मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल कौन सा होता है, ओनली आइडेंटिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियरली हमारा हो गया। अब एस एंड टी आर सिमिलर, एस स्क्वायर इक्वल्स टू टी एन नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी पता है कि सिमिलर हमारे कब होते हैं कोई भी दो चीज़ें, जब उनकी आइगन वैल्यू सेम होती है, ठीक है, रैंक सेम होगा उसका, या फिर डिटर्मिनेंट सेम होगा, मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमम पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हो, बट येस दे आर सिमिलर अगर उनकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, सेम होगी, 0 एंड नहीं, हैज़ ओनली 0 एंड 1 होगी, तो वो सिमिलर हो जाएंगे आपके पास, है ना। तो 0 0 0 1, तो इस तरीके से आपका एस एंड टी आर सिमिलर इफ़ दे हैव आइगन वैल्यूज़ 0 एंड 1 ओनली। Now this we have this we have to do, A हमारे पास दिया है मैट्रिक्स और B हमारा 3x1 रियल कॉलम वेक्टर दिया है, ठीक है, एंड दोज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन टू अस। ओके, तो दीज हमारा जो गॉस सेडल मेथड एंड जैकोबी इटरेशन मेथड, दे आर यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इस पे हमारे डिपेंड करता है कि ये हमारी कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो कन्वर्जेंस जो हम चेक करते हैं वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई स्ट्रिक्ट डायगोनल डोमिनेंस होगा तो वो आराम से आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डोमिनेंस क्या होता है, एक तरह से डोमिनेंस होता है कि हम डायगोनल पे जो एंट्रीज है उसको देखेंगे तो वो बाकियों से का ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल डोमिनेंसेस, ठीक है। तो अगर हम अपनी मैट्रिक्स को तो अगर आप ये देखो दोनों केसेस में, या जो हमारा डायगोनल में है, डायगोनल में एलिमेंट है
ठीक है, वो आइदर इक्वल हो या बड़ा हो बाकियों दो से। तो आप देखो दोनों ही चीज़ों में हम दोनों ही हर केस में ये चीज़ हो रही है कि जो डायगनल है वो डायगनल जो एंट्री है वो आपकी ऐड करने पे आ रहा है। तो इस पे हमारा जो रिलेशन होता है दैट वी नीड टू राइट, वो आ जाएगा डी इनवर्स एल प्लस यू। जो हमारा डी है दैट इज़ डायगनल एलिमेंट, डायगनल ऑफ ए, मतलब 2 2 2 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हाँ ये डोमिनेंस आ रहा है। तो इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स बिकॉज दोनों में आपका जो डायगनल डोमिनेंस है वो आ रहा है। तो दे आर कन्वर्जिंग, वो कन्वर्जेंट हो रही है आपकी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर ऑल टुडे।